जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण मैराथन क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम संपूर्ण भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत के इतिहास की सभी महत्वपूर्ण चैप्टर को पीवाईक्यू के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता। और यहाँ से प्रश्न लाजमी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए आप इसे स्किप नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन अब देखिए, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, ठीक है, तो आप पूरे ईमानदारी से अटेम्प्ट कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्रमुख स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो है, ठीक है, तो ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है आपसे, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध जो विशाल स्नानागार था, ग्रेट बाथ था, वो किस स्थान पर पाया गया था? तो दोस्तों, ये भी मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एकमात्र स्थल था जहां बिना दुर्ग, ठीक है, नो सिटाडेल का शहर मिला है, बिना दुर्ग का शहर मिला है? तो दोस्तों, वो है चान्होदड़ो, जहां पे मतलब दुर्ग नहीं है। तो बिना दुर्ग का शहर कहाँ पे है? चान्होदड़ो। सौंदर्य प्रसाधन के जो साक्ष्य कहाँ से मिले थे? चान्होदड़ो से। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है आपसे, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? हमेशा पूछा जाता है, तो दोस्तों लोथल से। और ये कहाँ पे है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। जो डिटेल मैं शेयर कर रहा हूँ आपको मौखिक रूप से, उसे भी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से पूरी तरह अपरिचित थे? तो दोस्तों, लोहा से ये लोग अपरिचित थे, और कांस्य से ये लोग बहुत परिचित थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित था? तो दोस्तों, अभी भी स्थित है, ये राजस्थान में। और यहाँ पे दोस्तों जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद शैल चिकित्सा का साक्ष्य मिला, मतलब एक खोपड़ी में 6 छेद मिला है, जिससे अनुमान की मतलब यहाँ पे शैल चिकित्सा होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से जूते हुए खेत? तो मैंने आपको बता दिया, कालीबंगन। और देखिए, ये सभी ना किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, बढ़िया एग्जाम में पूछे हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, आपको पता है 1921 में दयाराम साहनी जी ने किया था। किसकी अध्यक्षता में? तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। यह भी बात आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल तो दोस्तों राखीगढ़ ही है। और जो हालिया खोज है उसके हिसाब से दोस्तों ये सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के रूप में उभर के आ रहा है। तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से भी अधिक क्षेत्रफल ये कवर कर रहा है। अब हड़प्पा वासी किस पशु को अत्यधिक पवित्र या पूजनीय मानते थे? तो दोस्तों, कुबड़ वाला जो सांड था उसको हड़प्पा वासी बहुत पवित्र मानते थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस देवी की पूजा करते थे? तो दोस्तों, मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है, क्योंकि इनकी मूर्ति भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों, धौलावीरा से, और ये भी गुजरात में है। और सबसे बेकार जो जल प्रणाली सिस्टम मिला है वो बनावली से मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध जो नर्तकी की मूर्ति है किस धातु से बनी थी? तो दोस्तों, ये कांसे से बनी थी, ठीक है। और प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति की वो मूर्ति है, जो नर्तकी की मूर्ति है वो किस मानव प्रजाति की है? तो प्रोटोस्टोलाइट। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था, यानी यह किस प्रकार की सभ्यता थी? तो दोस्तों, नगरीय सभ्यता थी, और ये आपको त्रिभुजाकार में देखने को मिलती है, आपको ऐसे इस प्रकार से देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे जो सबसे उत्तरी लोकेशन है उसका नाम है मांडा, सबसे जो दक्षिणी है वो है दैमाबाद, सबसे जो पश्चिमी है उसका नाम है सुतका गेंडोर, और जो सबसे पूर्वी है वो है आलमगीरपुर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिवाइज करके चलेंगे। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत एफर्ट होता है आपके लिए, तो शर्माइए मत, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? तो दोस्तों, भोगवा नदी पर। ये मैंने आपको डिस्कशन में ही बता दिया था, देखिए प्रश्न के रूप में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट थी, जो लिपि थी, वो किस प्रकार की थी? तो दोस्तों, जो आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है वो भाव चित्रात्मक है। क्या है दोस्तों? भाव चित्रात्मक, जो आज तक नहीं पढ़ी गई है। अगला प्रश्न देखिए आपसे, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा कालीन स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो दोस्तों, ये बढ़िया प्रश्न है, गुजरात में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, ये प्रश्न लाजमी है, पूछा जाए।
अगला प्रश्न है आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो दोस्तों व्यापार और कृषि, ठीक है, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर था, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल रोपड़ है वो पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों सतलुज नदी के किनारे। और देखिए सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मकान बनाने के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों ये पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, क्योंकि आपको पता है नगरीकृत सभ्यता थी, ठीक है। और जो मोहनजोदाड़ो है वहां पे राजपथ भी मिला था, आपको पता है। अब हम दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने देख लिया और डिटेल डिस्कशन में भी आपने सीख लिया। अब यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड अब हम जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के रूप में आपसे प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों ये लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म, ठीक है। और ये मुझे पता है कि आपको पता था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों निरंजना नदी थी, जिसको फल्गु के नाम से जानते हैं, और पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखें आप क्या है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है? तो दोस्तों सारनाथ में, और ये वर्तमान वाराणसी में, और उस समय उसको दोस्तों ऋषि पत्तन के नाम से जानते थे। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का स्थल कुशीनगर वर्तमान में किस राज्य में है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। और कुशीनगर दोस्तों किस मंडल का हिस्सा है? तो गोरखपुर मंडल का हिस्सा है। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध काउंसिल हुआ था, उसका आयोजन किसके शासन काल में और कहां पर हुआ था? तो दोस्तों अजातशत्रु के काल में हुआ था, और कहां पे हुआ था? राजगृह में, ठीक है। जो राजगृह है इसको राजगीर के नाम से भी अब जानते हैं, और ये वर्तमान नालंदा जिले में स्थित लोकेशन था, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में? अजातशत्रु के, और कहां पे? राजगृह में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपसे, बौद्ध धर्म की पवित्र ग्रंथ जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं, इसकी रचना किस भाषा में की गई है? तो इसकी रचना दोस्तों पाली भाषा में की गई है, और उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया था। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया? तो दोस्तों ये चतुर्थ बौद्ध संगति जब होती है, ठीक है, उसके बाद से बौद्ध धर्म का डिवीजन हो जाता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो संघमित्रा थी उनको कहां पर भेजा था? तो दोस्तों श्रीलंका में भेजा था। कहां पे भेजा था? श्रीलंका में। और ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 29 देखिए क्या है, बौद्ध धर्म में जो जातक कथाएं हैं इसका मुख्य रूप से किससे मतलब ये संबंधित हैं? ऐसा प्रश्न कई बार बना है। तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जातक कथाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपसे क्या है, प्रसिद्ध जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो दोस्तों सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 31 देखिए, बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है उसको बौद्ध ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस विदेशी विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को। तो दोस्तों किस विदेशी विश्वविद्यालय, विदेशी मतलब इंटरनेशनल ये विद्यालय था, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बना हुआ है। एशिया का जो ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया है वो किसे कहा जाता था? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? कहा जाता नहीं था, तो गौतम बुद्ध जी को। अगला प्रश्न देखें आपसे क्या है, बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का मूल कारण किसे माना गया है? तो दोस्तों तृष्णा यानी कि इच्छा को। तो इच्छा खत्म और आपका जो दुख है वह खत्म। अगला प्रश्न है आपसे, प्रसिद्ध जो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो है, ठीक है, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच का संवाद है? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार बना है, ठीक है। तो ये नागसेन के बीच। तो मिलिंद पन्नो क्या है दोस्तों? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का संवाद इसमें संकलित है, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करेंगे जैन धर्म से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, और जैन धर्म के टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 के रूप में पहला प्रश्न है जैन धर्म का,
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों वास्तविक पूछा है तो ये है ऋषभ देव, ठीक है। और ऋषभ देव का जन्म स्थली अयोध्या थी, ये बात आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे जिन्होंने 4 महाव्रत दिए थे? तो दोस्तों इनका नाम है पार्श्वनाथ। और स्टेट पीसीएस 2025 में भी ये प्रश्न बना था कि पार्श्वनाथ से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह के रूप में जानवर है कौन सा है? तो दोस्तों सर्प है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के और अंतिम तीर्थंकर थे? तो दोस्तों ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर जैन जी। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों वैशाली के कुंड ग्राम में। वैशाली कहाँ पे है? ये बिहार का एक जिला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें आपसे क्या है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो दोस्तों इन्होंने प्रथम उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया था। अगला प्रश्न देखें आपसे, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों साल का वृक्ष था, ठीक है। तो साल ट्री याद रखेंगे और गौतम बुद्ध जी को पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ये भी प्रश्न आपसे बना है। और गौतम बुद्ध जी को फाल्गु नदी यानी कि निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था ज्ञान। और आप बताएंगे महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया 5वां महाव्रत कौन था? तो दोस्तों ब्रह्मचर्य। 4 महाव्रत तो पार्श्वनाथ जी ने जोड़ दिया और महावीर स्वामी जी ने इसमें ब्रह्मचर्य को भी जोड़ के 5 महाव्रत कर दिया था। उसके बाद से आपको प्रश्न पूछा गया, जैन धर्म के त्रिरत्न में से कौन सी 3 सिद्धांत शामिल हैं? तो दोस्तों ये भी प्रश्न बनता है जैन धर्म के रिगार्डिंग। तो सम्यक दर्शन, ठीक है। सम्यक दर्शन मतलब राइट विजन रखिए। उसके बाद राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान और राइट कंडक्ट है सम्यक आचरण। तो राइट विजन, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, तो दोस्तों ये आपको फॉलो करना है तो आप जैन धर्म के त्रिरत्न को फॉलो कर पाएंगे। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद से प्रश्न है आपसे, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के अध्यक्षता में प्रथम जैन संगति हुई थी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन न पूछे गए हैं तो आप ध्यान से देखेंगे। किस जैन संगति के बाद जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 पंथों में बट गया? तो दोस्तों प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर और दिगंबर 2 पंथों में बटा था ये, ठीक है, जैन धर्म। तो याद रखेंगे प्रथम जैन संगति में कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र और किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र के। महावीर स्वामी का जो निर्वाण यानी मृत्यु हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों पावापुरी में, ठीक है। तो पावापुरी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जैन साहित्य को मुख्य रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों जैन साहित्य को आगम के नाम से जानते हैं। ये भी प्रश्न कई बार बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपसे, प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों माउंट आबू पे। कहाँ पे है? माउंट आबू पे। और उसी पे गुरु शिखर भी है जो अरावली का हाईएस्ट पीक भी है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित जो गोमतेश्वर जी का मंदिर है, विशाल मूर्ति है, ठीक है, जिसको हम बाहुबली भी कहते हैं, इनका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों चामुंडा राय ने। किसने करवाया था? चामुंड राय ने। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए। जैन धर्म के उपवास द्वारा शरीर त्यागने की कठोर पद्धति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको संलेखना या संथारा पद्धति कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या किया, बौद्ध धर्म के क्वेश्चन देख लिए, जैन धर्म के क्वेश्चन पीवाईक्यू देख लिए और सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्टली पीवाईक्यू हमने देख लिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे मौर्य वंश से बनने वाले प्रश्नों के ऊपर और जो प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। तो क्विकली रिवाइज कीजिएगा। मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के किस शासक को हराकर की गई थी? तो दोस्तों घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखें आपसे क्या पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र। ये बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है, ये आप सभी को पता होता है इसके बारे में। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जिसका नाम मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। उसके बाद से जो मैंने आपको पुस्तक के बारे में बताया यहाँ पे जिक्र है उसका। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस जैन साधु से दीक्षा लेकर जैन धर्म अपनाया था? तो
तो दोस्तों जिसका नाम था भद्रबाहु, और इसी से दीक्षा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से दोस्तों अपना जान त्यागा था, मतलब अपनी प्राण त्यागी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा जिसे अमित्र घात भी कहा जाता है? तो दोस्तों बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रश्न कई बार आपसे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप बताइए कैसा लग रहा है क्लास। और देखिए अगर आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और पानी वानी पी लीजिए, है ना। उसके बाद से दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करें तो सम्राट अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। किसका राज्याभिषेक? सम्राट अशोक का राज्याभिषेक। दोस्तों अगला प्रश्न है आपसे, अशोक के जीवन को बदलने वाला प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे 269 बीसी में क्या हुआ? तो दोस्तों आप इसको ये नहीं सोचेंगे कि ये मतलब बाद में हुआ, ये पहले घटित, तो क्योंकि हम बीसी से उल्टा आ रहा है ना। तो 269 में ये गद्दी पे बैठ गए थे, उसके बाद हम 261 बीसी में देखते हैं ये युद्ध लड़ते हैं भाई साहब, ठीक है। और कलिंग जो है ये उड़ीसा वाला जो आप यहाँ पे देखते हैं, उड़ीसा वाला जो ये हिस्सा है इसी को कलिंग के नाम से हम जानते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपसे, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो ये 13वें शिलालेख में मिलता है। और देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2016 में भी पूछा गया है, स्टेट पीसीएस 2021 में भी पूछा गया है, ठीक है। और 2025 में भी स्टेटमेंट था और मिलान करने के लिए था, ठीक है। तो हर एक वर्ष को टैग करने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 13वां शिलालेख आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। थोड़ा सा आप रुकिए, पानी वानी पी लीजिए। कितना टाइम हो गया आपको पढ़ते पढ़ते? तो 19 मिनट हो गया, थक तो नहीं गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को जाता है? तो दोस्तों उनका नाम है उपगुप्त, ठीक है। तो उपगुप्त ने दीक्षित किया था किनको? दोस्तों अशोक को। उसके बाद से इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि भाई अत्याचार नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद से अगला प्रश्न है आपसे, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको भी पता है सारनाथ में स्थित है, उसी वाले से लिया गया है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? दोस्तों जेम्स प्रिंसिप महोदय ने, ठीक है। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि में। अधिकांश अभिलेख इनके किसमें हैं? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या है आपसे, किस अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम अशोक मिलता है? तो दोस्तों मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख है, मास्की और गुर्जरा का अभिलेख, इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 के ऊपर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 देखिए आपसे क्या पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था? तो उसका नाम सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न है आपसे, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के। ये प्रश्न हमने कर लिया है। उसके बाद से अगला प्रश्न पढ़िए आपसे क्या पूछा गया है, मेगास्थनीज द्वारा रचित वह प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसमें मौर्यकालीन समाज का वर्णन है? तो दोस्तों वो इंडिका है। और किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। ये बातें हमने कर ली है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को, तो ये भी हमने देख लिया था जब जैन धर्म देख रहे थे, तो जैन धर्म को स्वीकारा था। चंद्रगुप्त से संबंधित अगला प्रश्न है, जैन धर्म की दीक्षा किस प्रसिद्ध जैन से इसने प्राप्त करी थी? तो भद्रबाहु से। ये भी हमने जैन धर्म में देख लिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, PYQ है तो आएगा ही। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण संलेखना पद्धति द्वारा किस स्थान पर त्यागे थे? तो दोस्तों श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िए क्या है, यूनानी लेखकों द्वारा बिंदुसार को किस अन्य नाम से पुकारा गया था जिसका अर्थ शत्रु विनाशक है? तो दोस्तों अमित्र घात नाम से पुकारा गया था, ठीक है। और ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, बिंदुसार किस धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी था? तो दोस्तों ये आजीवक संप्रदाय का
अनुयायी था? कौन? बिंदुसार। अगला प्रश्न देखें आप, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 269 ईसा पूर्व। ये बात हमने डिस्कस करी थी। किस प्रसिद्ध युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति परित्याग कर धम्म नीति अपनाई? तो दोस्तों ये कलिंग युद्ध। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल रहे होंगे। तो ये देखिए 261 ईसा पूर्व का वर्णन, तो 13वें शिलालेख में ये भी आपको रिपीटेड मिला है। उसके बाद से बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व सम्राट अशोक किस भगवान के भक्त थे? तो भगवान शिव के। ये नया प्रश्न आपसे बना हुआ है। ठीक है, तो भगवान शिव के भक्त थे। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था उपगुप्त के आदेश पर या फिर उससे दीक्षा लेकर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपसे, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय? तो हमने आपको बताया उपगुप्त। उसके बाद से अगला प्रश्न देखें, सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसिप महोदय ने। तो ये चीज हमने देख लिया था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में सामान्यतः उन्हें किस उपाधि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उनको देवनाम पी या पियदसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या है आपसे, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक? तो दोस्तों सारनाथ, ये भी बात हमने कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ पे भेजा था? श्रीलंका में। ये भी प्रश्न हमने बौद्ध धर्म में कर लिया था। मौर्य काल में सीता शब्द का तात्पर्य क्या था? तो दोस्तों राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहते थे? सीता कहते थे। ठीक है, तो मौर्य काल में सीता क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों महामात्य स्पर्श कहते थे। क्या? महामात्य सर्प। ठीक है, महामात्य क्या है दोस्तों? महामात्याप सर्प कहते थे। ठीक है, तो गुप्तचर विभाग। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए आपसे क्या है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों पण कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? पण कहते थे। अगला और अंतिम मौर्य जो काल था उससे संबंधित प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी? तो इनका नाम बृहद्रथ था। क्या नाम था? बृहद्रथ। ठीक है, तो मौर्य वंश से बनने वाले सभी प्रश्न आपने देख लिए और अब हम गुप्त वंश को देखेंगे। गुप्त वंश को ध्यान से देखिए। चलिए, जिस प्रकार हमने मौर्य वंश को देखा वैसे ही हम गुप्त वंश को देख लेते हैं और यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न देखिए क्या है, गुप्त साम्राज्य या वंश का वास्तविक संस्थापक जब पूछे तो दोस्तों आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम नाम था। वैसे तो श्रीगुप्त ने स्थापना करी थी लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है और इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। तो ये भी प्रश्न बना है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो दोस्तों याद रखेंगे किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इसको पढ़िए ध्यान से। इतिहासकार जिनका नाम है वीए स्मिथ, इन्होंने किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को। और ये भी प्रश्न बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति किस शासक के विजय अभियानों की जानकारी इसमें मिलती है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त के। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? हरिसेन की। तो ये भी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपसे, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है जो उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण देता है? तो दोस्तों वो समुद्रगुप्त था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें आपसे क्या है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रसिद्ध गुप्त शासक कौन था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने आप को विक्रमादित्य कहा था। ठीक है, तो आपको पता है विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, उन्हीं से प्रेरणा लेकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुद को विक्रमादित्य का उपाधि दिया था। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किस गुप्त शासक या राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान कहाँ आया था? तो दोस्तों भारत आया था।
ठीक है। आपसे अगला प्रश्न है, कालिदास, धन्वंतरी और अमर सिंह, ये जो रत्न थे ये किस गुप्त शासक के 9 रत्नों में शामिल थे? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है, कालिदास, धन्वंतरी और अमर सिंह। अगला प्रश्न है आपसे, बिहार में स्थित विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। भारत पर होने वाले जो हुनों के आक्रमण थे उसको सफलतापूर्वक रोकने वाला गुप्त शासक कौन था? तो दोस्तों वो स्कंद गुप्त था, ठीक है, जिसने हुनों के मतलब अटैक को रोका था, टैकल किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए आपसे क्या है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी के किस गुप्तकालीन अभिलेख से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों एरण का जो अभिलेख है, ठीक है, उसमें प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं सती प्रथा के 510 ईस्वी के आसपास गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में निर्मित उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों देवगढ़ ललितपुर में, ठीक है। तो अभी ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है, तो फिर से पूछा जाएगा। अभी देखिए लेखपाल का एग्जाम हुआ था तो उसमें प्रश्न बना था। अगला प्रश्न, गुप्त काल की आधिकारिक और दरबारी भाषा कौन सी थी? दोस्तों संस्कृत थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 98 देखिए क्या है आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गोल्डन एज किस काल को कहा जाता है? तो दोस्तों गुप्त काल को, ठीक है। इसलिए नहीं कि सोना बहुत अधिक था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो बहुत ही मतलब योग्य लोग थे, ठीक है, कला के दृष्टिकोण से। प्रसिद्ध खगोलविद आर्यभट्ट और गणितज्ञ वराहमिहिर का संबंध किस काल से था? तो दोस्तों गुप्त काल से था, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आपसे प्रश्न है, गुप्त वंश का जो अंतिम मान्यता प्राप्त शासक था वो कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त शासक विष्णुगुप्त था, ठीक है। तो इस तरह से हमने गुप्त काल को भी देख लिया, और अब हम दोस्तों देखेंगे मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनके पीवाईक्यू, और क्विकली आप रिवाइज कीजिए मेरे साथ। चलिए हम बढ़ते हैं अगली क्लास की तरफ। दोस्तों अब हम मध्यकालीन इतिहास के दिल्ली सल्तनत से बने हुए सभी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी से देखेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है आपसे, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है। और गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इल्तुतमिश को बोलते हैं, या फिर दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक था ऐसा प्रश्न बने तो दोस्तों इल्तुतमिश को बोलते हैं। गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अपनी उदारता के कारण लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला ये उपाधि किसको प्राप्त हुई थी? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुई थी, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंटली बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 103 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में कौन सा खेल खेलते समय घोड़ा से गिरकर हुई थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहा था, ठीक है, और उसी के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 104 में आपसे पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की? तो दोस्तों इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले ही करा दिया था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ पे स्थानांतरित करी थी? दिल्ली में। इल्तुतमिश के बारे में दूसरा प्रश्न है, इसके द्वारा गठित 40 जो वफादार तुर्क थे, ठीक है, उनके जो संगठन थे, ठीक है, उसको किस नाम से जानते थे उस संगठन को? तो दोस्तों उसको तुर्कान ए चिहलगामी के नाम से जानते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान ने प्रसिद्ध लौह एवं रक्त की पॉलिसी को अपनाया था? तो दोस्तों ग्यासुद्दीन बलबन ने।
जो बलबन ने दरबार में राजा को साष्टांग प्रणाम करने की दो प्रसिद्ध प्रथाएं शुरू की थी। तो दोस्तों वो सिजदा और पैबोस था। ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना करने वाले किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी था जिसने ये उपाधि धारण करी थी, सिकंदर ए सानी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के उस प्रसिद्ध सेनापति का नाम क्या था जिसने उसके दक्षिण भारत का अभियान का नेतृत्व किया था? दोस्तों मलिक कफूर, जिसको 1000 दिनारी कहते थे क्योंकि 1000 दिनार में मलिक कफूर को खरीदा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 क्या है? किस सुल्तान ने सेना को नगद वेतन देने और घोड़ा दागने व सैनिक हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। घोड़ा दागने व सैनिक जो हुलिया है वो लिखने की प्रथा किसने स्टार्ट करी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है आपसे, दिल्ली सल्तनत में सबसे कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने लागू की थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक पढ़ा लिखा विद्वान परंतु अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण पागल राजा कहलाने वाला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहां स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों दौलताबाद देवगिरी में। अगला प्रश्न है आपसे, प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था जिसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता और वो एक अफ्रीकी यात्री था। ठीक है। उसको क्या घोषित किया गया था? तो दोस्तों काजी, दिल्ली का काजी, न्याय करने वाले विभाग का सर्वोच्च पद था। इब्न बतूता द्वारा लिखित व प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत कौन सी पुस्तक है जिसे तुगलक काल की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों उस पुस्तक का नाम है किताब उल रेहला। तो ये भी पूछा जाता है किताब उल रेहला किसकी रचना है? तो दोस्तों किसकी है? इब्न बतूता की। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने और सिंचाई कर यानी कि हक ए सर्व लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। जिसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत रिफॉर्म किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध शहर की स्थापना अपने भाई जौना खां की याद में की थी? तो दोस्तों जौनपुर, जिसको सिराजे हिंद भी कहा जाता है। 1398 ईस्वी में दिल्ली पर जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था उस समय तुगलक वंश का शासक कौन था? तो दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था उस टाइम पे। ठीक है। क्या नाम था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1398 में जब तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में किसने की थी? तो दोस्तों जिसने रैयत ए आला की उपाधि भी धारण की थी, तो नाम है उसका खिज्र खां। ठीक है। तो खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी और सैयद वंश की स्थापना इसने 1414 ईस्वी में की थी। क्या नाम था सर? खिज्र खां। ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किस लोदी सुल्तान ने की थी? अब देखिए आगरा शहर की स्थापना तो आपको पता है सिकंदर लोदी ने की थी और अपनी राजधानी भी बनाया था इसको। सिकंदर लोदी फारसी भाषा में किस उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो दोस्तों गुलरुखी नाम से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सिकंदर लोदी फारसी भाषा में किस भाषा में? फारसी भाषा में क्या लिखता था? उपनाम इसका किताब का या उपनाम से मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है। सिकंदर लोदी एक उपनाम ग्रहण किया था जिसका नाम था गुलरुखी और उसी नाम से वो फारसी भाषा में अपनी कविताएं लिखा करता था। ठीक है। कभी कभी फ्लो में ना इधर उधर जाने लगता है जीव। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था जो युद्ध भूमि में मारा गया था? दोस्तों इब्राहिम लोदी। किसने मारा था? दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने मारा था। ठीक है। तो 21 अप्रैल 1526 की बात है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? बाबर ने। कब हुआ था युद्ध? 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है।
स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था? तो दोस्तों उसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, तो स्वयं को इसने क्या घोषित किया था दोस्तों, बताइए? खलीफा। क्या नाम था इसका? मुबारक शाह खिलजी। इतिहास में तोता ए हिंद यानी पारसी कवि के नाम से प्रसिद्ध जो अमीर खुसरो हैं वो किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे। सितार और तबले का आविष्कार तथा कव्वाली गायन शैली का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों अमीर खुसरो को। ठीक है, तो ये कव्वाली गायन शैली का जनक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सितार और तबले का आविष्कार किसको जाता है श्रेय? अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है आपसे, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो दोस्तों इल्तुतमिश को। ठीक है, तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, औरों ने भी इसके ऊपर काम किया था। ठीक है, अलाई दरवाजा और सीरी का किला का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो इसने अलाई दरवाजा, सीरी का किला दोनों बनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, उसके बाद हम मुगल काल को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा वंश था जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो दोस्तों तुगलक वंश था, 94 वर्ष इसने शासन किया था, याद रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा वंश है जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तुगलक वंश। कितने वर्ष शासन किया? 94 वर्ष। ठीक है, अब दोस्तों हम मुगल काल के ऊपर जो PYQ बने हैं उसको डिस्कस करेंगे और आपका रिवीजन होगा। दोस्तों मुगल काल से बनने वाला पहला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था जिसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी? तो दोस्तों एक ही प्रश्न में तीन तीन प्रश्न हैं। बाबर। ठीक है, और आपको भी पता है 21 अप्रैल 1526 को जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उसमें इब्राहिम लोदी का हार होता है और उसके बाद मुगल काल की स्थापना हो जाती है। 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो दोस्तों ये खानवा का युद्ध था और ये राणा सांगा और एक व्यक्ति और था। ठीक है, जिसने बुलाया था बाबर को एक्चुअली। ठीक है, तो क्या था क्या नहीं था, और उसके बाद बाबर ने तो भाई शासन ही स्थापित कर दिया। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, किस मुगल शासक के शासनकाल को दो भागों में विभाजित देखा जाता है और वह दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसका मतलब मृत्यु हुआ था? तो दोस्तों हुमायूं है। ठीक है, तो हुमायूं के शासनकाल को दो भागों में विभाजित करके देखा जाता है क्योंकि एक बार से शाह सूरी ने उसको भगा दिया था। ठीक है, उसके बाद से अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं को चौसा यानी 1539 ईस्वी में एक युद्ध हुआ और कन्नौज जो 1540 में युद्ध हुआ और इसमें हराकर दिल्ली पर सूर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों शेर शाह सूरी ने। ठीक है, आपको भी पता है ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको जीरो रोड के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो इसी ने स्थापना करी थी। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार के किस स्थान पर एक झील के बीच बना है? तो दोस्तों वो है सासाराम। ठीक है, तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार के किस स्थान पर? तो दोस्तों सासाराम पर एक झील के बीच में बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, आधुनिक भारतीय रुपया और कलकत्ता से पेशावर तक प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों शेर शाह सूरी ने। ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने। और आधुनिक भारतीय रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो दोस्तों शेर शाह सूरी ने। ठीक है, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और किस हिंदू राजा के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों हेमू, जिसको हम हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया, ये बात तो आपको याद रखनी है। अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ा गया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अकबर के अल्पायु होने के कारण उसका संरक्षक कौन था जिसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों जब अकबर क्या था, बहुत कम उम्र का था, तो बैरम खान ने नेतृत्व किया था। आपको ये भी बात याद रखनी है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखें क्या है आपसे। 1576 ईस्वी में अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो दोस्तों उसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। कब लड़ा गया था वह आप कमेंट करके बताइए। अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किए गए दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो दोस्तों बिरबल। ठीक है, महेश दास जिसका नाम था बिरबल का। तो अकबर द्वारा कब शुरू किया गया था दीन ए इलाही धर्म? 1582 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 देखिए क्या है। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में किस विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों उसका नाम है बुलंद दरवाजा। ठीक है, कहां पे करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, अकबर के दरबार के राजस्व और वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने दहसाला भूमि राजस्व प्रणाली लागू की थी? तो नाम था इनका राजा टोडरमल। ठीक है, तो अकबर के दरबार के राजस्व और वित्त मंत्री थे कौन? राजा टोडरमल, जिन्होंने दहसाला भूमि राजस्व प्रणाली लागू की थी। अकबर के आधिकारिक दरबारी इतिहासकार कौन थे जिन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी? तो दोस्तों बताएं, अबुल फजल। अबुल फजल की रचना है अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, संगीत सम्राट जिसका नाम तानसेन है, जिनको हम रामतनु पांडे के रूप में जानते हैं, किसके राज दरबार के 9 रत्नों में से एक थे? तो दोस्तों अकबर के। ठीक है, तो संगीत सम्राट तानसेन, जिनको हम रामतनु पांडे के रूप में जानते थे, किसके दरबार के 9 रत्नों में थे? तो अकबर के। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। सिखों के 5वें गुरु जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने राजद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड दिया था? तो दोस्तों जहांगीर ने। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, ब्रिटिश कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो को किस मुगल शासक के दरबार में व्यापारिक रियायतें मांगने ये आए थे? किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस और थॉमस रो आए थे। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों शाहजहां को। ठीक है, तो किस मुगल सम्राट को मतलब स्थापत्य कला का स्वर्ण युग? तो गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर बताइए किसके काल को कहते हैं? शाहजहां के। आगरा का विश्व प्रसिद्ध जो ताजमहल है और दिल्ली का लाल किला वो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। देखिए बाकी ताजमहल तो आपको याद है बचपन से, लेकिन लाल किला और जामा मस्जिद का ये आप भूल जाएंगे, इसलिए इसको याद रखेंगे। लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन है इसका निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था जिसे बाद में नादिर शाह लूट कर ले गया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151 देखिए क्या है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किस शाहजहां के विद्वान पुत्र ने किया था इसका अनुवाद? तो दोस्तों दारा सिकोह ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना हुआ है। अगला प्रश्न है आपसे, किस मुगल सम्राट को उसकी धार्मिक कट्टरता और सादा जीवन के कारण जिंदा पीर कहा जाता था? दोस्तों औरंगजेब को। सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने इस्लाम न स्वीकार करने के कारण करवा दी थी? तो दोस्तों औरंगजेब ने। नाम याद रखिएगा, औरंगजेब ने करवाई थी। औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ताजमहल की फूहड़ नकल किस इमारत के रूप में बनवाई थी? तो दोस्तों बीबी का मकबरा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था और बाद में औरंगजेब ने उसे पुनः लागू कर दिया? तो दोस्तों अकबर ने इसको समाप्त किया था जजिया कर को, और औरंगजेब ने फिर से इसको लागू कर दिया था।
अंतिम मुगल सम्राट कौन थे जिसने 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जिसको रंगून निर्वासित कर दिया था? तो दोस्तों उसका नाम है बहादुर शाह जफर। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध चित्रकार जो दसवंत और बसावन थे ये किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित थे? तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा गया है दसवंत और बसावन के बारे में, तो ये अकबर के दरबार से संबंधित लोग हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 आपसे पूछा गया है, हुमायूं की जीवनी जिसका नाम है हुमायूंनामा, इसकी रचना उसकी किस बहन द्वारा की गई थी? तो दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा। ठीक है। तो हुमायूं की जीवनी जो है हुमायूंनामा की रचना उसकी बहन गुलाबदन बेगम के द्वारा की गई थी। आपसे प्रश्न बना हुआ है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है बल्कि काबुल में यानी कि अफगानिस्तान में है? तो दोस्तों बाबर का। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए क्या है, मुगल काल की जो आधिकारिक दरबारी भाषा है वो क्या थी? तो दोस्तों उसका नाम है फारसी भाषा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम दोस्तों बात करेंगे मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण जो शब्दावली हैं यहाँ से संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं उनके ऊपर, और बड़ी फ्रिक्वेंटली यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए क्या प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग के प्रमुख या रक्षा मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आरिज ए मुमालिक। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों इसमें अगला प्रश्न देखिए, आरिज ए मुमालिक कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित दीवान ए मुस्तखराज विभाग का कार्य क्या था? तो दोस्तों इसका कार्य था बकाया भू राजस्व की वसूली करना। दीवान ए मुस्तखराज, कलेक्शन ऑफ एरियर्स। अगला प्रश्न है आपसे, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि के विकास के लिए स्थापित विशेष विभाग को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों दीवान ए अमीर को ही। ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दासों यानी गुलामों की देखरेख के लिए बनाए गए पृथक विभाग का नाम क्या था? तो दोस्तों दीवान ए बंदगान। क्या है? दीवान ए बंदनगान कहा जाता था। ठीक है, दीवान ए बंदगान भी आपको देखने को मिलेगा। सल्तनत काल में मुख्य जो शासी पत्राचार विभाग था, ठीक है, वो क्या कहलाता था? तो दोस्तों शाही पत्राचार विभाग को दीवान ए इंसा कहते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांतों को क्या कहा जाता था जिसके प्रमुख को मुक्ता या वली कहते थे? तो दोस्तों इक्ता। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। ठीक है, जिसके प्रमुख को मुक्ता या वली कहते थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 167 देखिए क्या है, आपसे प्रश्न है, सल्तनत काल में बरीद शब्द का प्रयोग किस प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी के लिए किया जाता था? तो दोस्तों गुप्तचर या समाचार लेखक को। तो बरीद शब्द का प्रयोग सल्तनत काल में किसके लिए होता था? गुप्तचर या समाचार लेखक के लिए। अगला प्रश्न है आपसे, मध्यकालीन भारत में गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्तिगत कर क्या कहलाता था? तो दोस्तों जजिया कहलाता था। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला जो प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्तिगत कर था वो जजिया कर था। मैंने आपको बताया था अकबर ने समाप्त किया और औरंगजेब ने फिर से लगा दिया था। ठीक है, और जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सल्तनत काल में मुसलमानों से लिया जाने वाला एक स्वैच्छिक धार्मिक कर कुल संपत्ति का कितना भाग होता था? तो दोस्तों 2.5% कुल संपत्ति का 1/40वां भाग था, जिसको जकात कहते थे। देख रहे हैं, स्वैच्छिक धार्मिक कर था ये। और जजिया ये दबाव में लगाया गया कर था, मतलब एक विशेष जाति धर्म पे। युद्ध में लूट के माल को मध्यकाल में क्या कहा जाता था जिसका 1/5 भाग सुल्तान और 4/5 भाग सैनिकों को मिलता था? तो दोस्तों उसको हम खुम्स कहते थे। ठीक है, ये प्रश्न आपसे बने हुए हैं, याद रखिएगा। क्या कहते थे? खुम्स, जिसका 1/5 भाग सुल्तान को जाता था और 4/5 भाग सैनिकों में बांटा जाता था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्य विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था जो मनसबदारों को वेतन भी वितरित करता था? तो दोस्तों उसको मीर बख्शी कहते थे। क्या कहते थे? मीर बख्शी। सैन्य विभाग के प्रधान को मीर बख्शी कहते थे जो मनसबदारों को वेतन भी वितरित करता था।
मुगल काल में साम्राज्य के मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों काजी उल कुजात। ठीक है, तो साम्राज्य के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते थे मुगल काल के? काजी उल कुजात कहते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको अपना काजी नियुक्त किया था? तो दोस्तों इब्न बतूता को। ठीक है, जिसने रहला नाम की पुस्तक लिखी थी, आपको मैंने बता रखा है। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था में जात और जो सवार शब्द है ये क्रमशः किसे प्रदर्शित करते थे? तो दोस्तों जात क्या था? पद, रैंक था। और जो सवार है वो घुड़सवारों की संख्या थी। ठीक है, और ऐसे प्रश्न तो बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से एक एक प्रश्न देखिएगा। मुगल काल में जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते थे? तो दोस्तों फौजदार कहते थे उसको। ठीक है, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को फौजदार कहते थे। दोस्तों याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। मुगल शासन व्यवस्था में जो प्रगति यानी तहसील के स्तर पर जो मुख्य राजस्व अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसको आमीन या आमिल कहा जाता था। ठीक है, और अभी क्या कहते हैं? तहसीलदार कहते हैं। अगला प्रश्न देखें आपसे क्या है। मुगल काल में गुप्त सूचनाएं एकत्र करने वाले और राजा तक पहुंचाने वाले वाकया नवीस को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसको समाचार लेखक कहा जाता था, उस वाकया नवीस को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। मुगल काल में सम्राट के घरेलू मामलों और शाही रसोई का प्रबंधन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो दोस्तों उसको मीर ए सामान कहते थे। क्या? मीर ए सामान, जो घर के सामान को इकट्ठा करता था और भोजन विभाग को मैनेज करता था, यानी कि शाही रसोई का प्रबंधन करता था। ठीक है, मीर ए सामान। अगला प्रश्न देखें। मध्यकाल में धार्मिक और दान संबंधित मामलों के प्रधान को तथा अकबर के धार्मिक दान विभाग के प्रमुख को क्या पदनाम दिया गया था? तो दोस्तों उसको सद्र उस सुदूर कहते थे। क्या कहते थे? सद्र उस सुदूर। तो मध्यकाल में धार्मिक और दान संबंधित मामलों के प्रधान को क्या कहते थे? सद्र उस सुदूर। ठीक है, अकबर के धार्मिक दान विभाग का वो प्रमुख होता था, सद्र ए सुदूर। अगला प्रश्न। मुगल काल में मुहतसिब नामक अधिकारी का मुख्य कर्तव्य क्या होता था? तो दोस्तों प्रजा के नैतिक आचरण का निरीक्षण करना। तो मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो दोस्तों प्रजा के नैतिक आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी था मुहतसिब। अगला प्रश्न है आपसे, पढ़िए क्या है। मुगल काल में जो खालसा भूमि थे उसका मतलब तात्पर्य क्या था खालसा भूमि से? तो दोस्तों सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली जो शाही भूमि थी, ठीक है, जो पूर्णतः सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आती थी, उसको खालसा भूमि कहते थे मुगल काल में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने मुगल काल से बनने वाले प्रश्नों को भी देख लिया। ठीक है, और चलिए इसमें कुछ और भी प्रश्न अगर देखने हैं तो देख लेते हैं। आइए, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे सेम नंबरिंग के साथ देखिए। मुगल काल में जिले यानी कि सरकार का मुख्य राजस्व अधिकारी जो करों के निर्धारण और वसूली के लिए उत्तरदायी होता था वो क्या कहलाता था? तो दोस्तों उसको हम अमल गुजार कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मुगल काल से रिलेटेड कुछ पदानुक्रम है। मुगल काल में प्रांतों सूबों में शांति व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने वाले गवर्नर को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसको सूबेदार कहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, मध्यकालीन शब्दावली में परगना से क्या तात्पर्य था? तो दोस्तों कई गांवों को मिलाकर बनने वाली प्रशासनिक इकाई को परगना कहते थे मध्यकालीन भारत में अगर हम देखें तो। ठीक है, और इस चैप्टर से बनने वाला अंतिम क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में जो दाम शब्द था इसका प्रयोग किस धातु के सिक्कों के लिए किया जाता था? तो दोस्तों तांबे के जो सिक्के थे उनके लिए दाम शब्द का प्रयोग किया जाता था, और आपके एग्जाम में ये प्रश्न बड़ा फ्रिक्वेंटली बना हुआ है। ठीक है, दाम, तो दोस्तों तांबे के सिक्के। अब इस तरह से आपका मेडाइवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हुआ। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों के आगमन यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे और हर एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं वहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न लाजमी है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है। वास्को डिगामा का नाम आपको पता है, बहुत फेमस है। तो वास्को डिगामा नामक जो पुर्तगाली यात्रा था वो किस भारत के
किस वर्ष भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था? तो दोस्तों 1498 ईस्वी में। इसको गाइड किसने किया था? आपको पता है उसका नाम? बताइए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? कालीकट के किस स्थानीय हिंदू राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो दोस्तों जमोरिन कहते थे उसको, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको गाइड अब्दुल मजीद ने किया था, आपको पता होना चाहिए। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आने वाला व्यक्ति कौन था? दोस्तों उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने हिंद महासागर में वर्चस्व के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति लागू की थी? तो दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या चलाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। अगला प्रश्न है आपसे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, जिसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से मतलब गोवा जीता था? इसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। इसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसने 1510 में गोवा जीता था, किससे? बीजापुर के सुल्तान से। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो दोस्तों कोचीन में। कहां पे? कोचीन में, याद रखिएगा। पहुंचे कहां थे? कालीकट फैक्ट्री कहां लगाई? कोचीन में। भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने का श्रेय किस यूरोपीय शक्ति को जाता है? तो दोस्तों पुर्तगालियों को जाता है। इन्होंने तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस और भी बहुत कुछ लेके आए, ठीक है। पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने आने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो दोस्तों डच, जिसको हम वर्तमान में नीदरलैंड के रूप में देखते हैं। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने कौन आया था? तो दोस्तों डच आए थे। अगला प्रश्न है आपसे, डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां पर स्थापित की थी? तो दोस्तों मसूलीपट्टनम में। कहां पे? मसूलीपट्टनम में। 1759 ईस्वी के किस प्रसिद्ध युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह पराजित कर भारत से बाहर कर दिया? तो दोस्तों ये था बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह से भारत से बाहर ढकेल दिया। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिसंबर 1600 के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों अकबर था, ठीक है। और जब वहां से मतलब राजशाही पत्र आया तो उस समय तक अकबर गुजर चुका था। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में किस मुगल राजा के दरबार में आया था? तो दोस्तों जब पहुंचा तो दरबार अब जहांगीर का था, ठीक है। अगला प्रश्न देखें क्या है आपसे, अंग्रेजों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में कहां खोली थी? तो दोस्तों ये बात हो रही है पहली अस्थायी फैक्ट्री की, तो मसूलीपट्टनम में, और अस्थायी फैक्ट्री इन्होंने 1613 ईस्वी में सूरत में बनाई थी। देखिए 1608 में ही नींव इन्होंने डाल दिया था सूरत में, भले यहाँ पे 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनी अस्थायी, लेकिन फिर भी हम सूरत वाले फैक्ट्री को ही एग्जाम में कंसिडर करते हैं क्योंकि उसकी नींव 1608 में ही पड़ गई थी। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा ब्रिटिश राजदूत कौन था जिसने व्यापारिक छूट प्राप्त की थी? तो दोस्तों सर थॉमस रो। कब आया था ये? 1615 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखें आपसे है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में 3000 रुपए वार्षिक के बदले, देख रहे हैं वार्षिक है केवल 3000 रुपए, ठीक है, वो भी कहाँ पे? बंगाल में, जो इस समय मतलब जब ये आ रहे हैं सब उस समय सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है, धन दौलत के मामले में। तो दोस्तों 3000 रुपए वार्षिक के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार शाही फरमान किस मुगल शासक ने दिया था? इसका नाम था फारूक शियार, और ये सियार था एक्चुअली दोस्तों, बकलोल। और 1717 ईस्वी में इसने ये कांड किया, गोल्डन, जिसको हम गोल्डन मैग्ना कार्टा भी कहते हैं या फिर गोल्डन कार्ड भी कहते हैं या शाही पत्र भी कहते हैं, शाही फरमान भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद से दोस्तों अंग्रेज धीरे धीरे अंग्रेजी कंपनी मजबूत होती चली गई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 196 देखिए क्या है आपसे, अंग्रेजों ने कलकत्ता में किस प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया था जो बाद में उनकी गतिविधियों का केंद्र बना? तो दोस्तों कहां पे? कलकत्ता में, जिसका नाम है फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न, भारत में व्यापार के उद्देश्य से आने वाली अंतिम प्रमुख यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो दोस्तों वो फ्रांसीसी थे।
यहाँ पे बात हो रही है अंतिम प्रमुख यूरोपीय शक्ति का, ठीक है। नहीं तो लास्ट में तो स्वीडिश आए थे, लेकिन यहाँ पे प्रमुख शक्ति की बात हो रही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में किस फ्रांसीसी राजा के शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला प्रश्न है आपसे, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1668 ईस्वी में कहां पर स्थापित की थी? तो दोस्तों इन्होंने भी अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत में। कहां पे? सूरत में, याद रखेंगे। अब देखिए हम दूसरा शतक लगाने वाले हैं और दूसरा शतक देखिए लग चुका है कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, लेकिन फिर भी ऑथेंटिक रूप से 200वां प्रश्न क्या है? 1760 ईस्वी के किस निर्णायक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर भारत में उनकी शक्ति समाप्त कर दी थी? तो दोस्तों वो है वांडीवास का युद्ध। कब लड़ा गया था? 1760 में, और इसमें फ्रांसीसियों की शक्ति कमजोर कर दी थी किसने? अंग्रेजों ने, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे टॉपिक प्लासी के युद्ध से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे और इस समय काल से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से लाजमी एक प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों यहाँ से बनने वाला पहला प्रश्न देखिए क्या है? वर्ष 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो दोस्तों वो बना था सिराजुद्दौला, ठीक है। तो सिराजुद्दौला का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में उसी का नाम प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों जून 1756 की वह प्रसिद्ध घटना कौन सी है जिसमें नवाब द्वारा बंद किए गए 146 अंग्रेजों में से 123 की दम घुटने से मौत हो गई थी? तो दोस्तों क्या हुआ? जून 1756 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सैनिकों के बीच में भिड़ंत हो गया। उसमें सिराजुद्दौला ने पकड़ के 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया। उसी में इतने लोगों को भर दिया तो उसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई दम घुटने से, ठीक है। उसको काल कोठरी की त्रासदी भी कहते हैं या फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं। और ये प्रश्न जब पूछा जाता है ना तो लोग ज्योग्राफी से कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। कब हुआ था? तो दोस्तों ये जून 1756 की बात है, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। कलकत्ता पर दोबारा अधिकार करने के बाद अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच फरवरी 1757 में कौन सी संधि हुई थी? तो दोस्तों उसको अलीनगर की संधि कहते हैं, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है। तो याद रखिएगा, कलकत्ता पर दोबारा अधिकार करने के बाद अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच जो संधि हुई थी वो 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध किस निश्चित तिथि को लड़ा गया था? 23 जून 1757 को, क्योंकि जब अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने जून 1756 में भगाया था तो ये लोग जाके फुलता के आसपास रुक गए थे, ठीक है। और वहां पे फिर से दोबारा रिटर्न आए, षड्यंत्र रचा, हाथ मिलाई, फिर से छुरा घोंपा, किसको? सिराजुद्दौला को। तो छल से मारा गया था। बैटल ऑफ जो प्लासी है इसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा युद्ध जो कभी लड़ा ही नहीं गया, मतलब कि ज़्यादा खून खराबा नहीं हुआ, षड्यंत्र से मार दिया गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को, ठीक है, और जो सिराजुद्दौला के मीर बख्शी थे, जो वफादार लोग कमांडर चीफ थे, उनको अपने में मिला लिया था, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 205 में पूछा गया है, प्लासी नामक ऐतिहासिक वर्तमान जो स्थली है भारत के किस राज्य और किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में ये नदिया जिला और भागीरथी के किनारे है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपसे? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। उसके बाद सिराजुद्दौला का जो विश्वासघाती सेनापति था वो युद्ध के मैदान में अंग्रेजों से जा मिला था, उसका नाम मीर जाफर था, ठीक है। तो विश्वासघाती सेनापति मीर जाफर। उसके बाद दोस्तों प्रश्न है, मीर जाफर के अलावा किस प्रसिद्ध बंगाली बैंकर यानी साहूकार ने सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों की साजिश में साथ दिया था? तो जगत सेठ ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखें क्या है आपसे, सिराजुद्दौला के वफादार सैनिक कमांडर कौन थे जो प्लासी के युद्ध में वीरता से लड़ते हुए मारे गए थे? तो दोस्तों सैनिक कमांडर जो ईमानदारी से लड़े थे उनका नाम था मीर मदान और मोहनलाल, ठीक है। ये वफादार रहे, मीर मदान और मोहनलाल, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, प्लासी के युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नया कठपुतली नवाब बनाया था? तो दोस्तों मीर जाफर को, ठीक है।
प्लासी की जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव को किस नए पद पर नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है। किस प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार ने कहा था कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया? तो दोस्तों के.एम. पडिक्कर जी कहते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। अंग्रेजों की अत्यधिक धन की मांग से तंग आकर जब मीर जाफर ने विरोध किया तो 1760 में किस बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो दोस्तों मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, इसको बना दिए अंग्रेज वाले अपनी कठपुतली नवाब। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, मीर कासिम ने अंग्रेजों के प्रभाव से दूर रहने के लिए अब अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया? तो दोस्तों मुंगेर बिहार में स्थानांतरित किया। और अब यहाँ पे देखिए, अब अंग्रेजों को लगता है कि अब ये बहुत उड़ रहा है मीर कासिम, तो मीर कासिम के भी पर काट दिए और फिर से मीर जाफर को पुनः नवाब के रूप में बैठा दिया। और तभी तो जाता है वो भाग के बक्सर, तभी होता है बक्सर का युद्ध। मीर कासिम ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए मुंगेर में किस हथियार बनाने का कारखाना, ठीक है, तो किस हथियार को बनाने का कारखाना स्थापित किया था? तो तोपों और जो तोड़ेदार बंदूकों का कारखाना था वो स्थापित करवाया था कि अंग्रेजों के मतलब चंगुल से बाहर निकल सके मीर कासिम। ठीक है, अब अंग्रेजों ने बैठाया तो वो फिर से उतार भी देते हैं। तो मीर कासिम द्वारा आंतरिक व्यापार पर से सभी प्रकार के जो टैक्स हैं वो हटा लेने के कारण कौन सी ब्रिटिश व्यापारिक प्रणाली विवाद का कारण बनी? तो दोस्तों जो दस्तक प्रणाली था वो कर मुक्त व्यापार जो पास है वो विवाद का कारण बनी, दस्तक प्रणाली। ठीक है, उसके बाद से देखें क्या होता है इस कहानी में। अंग्रेजों द्वारा जब कटवा और सूटी के युद्धों में पराजित होने के बाद मीर कासिम भागकर कहाँ के नवाब के शरण में गया था? तो दोस्तों देखिए अंग्रेजों ने फिर से क्या करा, कटवा और सूटी के युद्ध में, ठीक है, क्या करा, मीर कासिम को खूब पीटा। अब ये मीर कासिम फिर भाग के गया कहाँ पे, किस नवाब के शरण में? तो अवध के नवाब के शरण में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से कहानी अब बक्सर के युद्ध की तरफ बढ़ रही है। देखिए उसके बाद से जो प्रश्न है वो क्या है, मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य गठबंधन बनाने के लिए अवध के किस नवाब से मुलाकात की? दोस्तों उनका नाम था सुजाउद्दौला। और ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखें इस त्रिगुट में मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ शामिल होने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों त्रिकूट में तो शाह आलम द्वितीय आते हैं, लेकिन अंग्रेज वाले तीनों को मिला के एक साथ कूट देते हैं और हेक्टर मुनरो क्या करता है, उन लोगों की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहा होता है इस युद्ध में। तो प्लासी के युद्ध का सबसे प्रमुख राजनीतिक परिणाम क्या हुआ था? तो दोस्तों भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजनीतिक नींव पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद से आपकी कहानी स्टार्ट होती है बक्सर के युद्ध के बारे से। ठीक है, अब वही जब वहाँ पे लड़ते हैं तो भारत का वो निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसने भारत में अंग्रेजों के वास्तविक प्रभुत्व को स्थापित कर दिया? तो दोस्तों ये बक्सर का युद्ध था। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं वो जो त्रिकूट बना हुआ है, तीनों को मिला के जो हेक्टर मुनरो है वो अकेले ही पराजित करता है अंग्रेजों के तरफ से। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध किस निश्चित तिथि को लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। ठीक है, कभी कभी आपको 23 अक्टूबर देखने को मिलेगा, लेकिन डगमगाना नहीं है 22 अक्टूबर के साथ। ठीक है, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों हमने आपको बताया हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किन तीन संयुक्त शक्तियों की सेना को पराजित किया था? तो दोस्तों मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के। ठीक है, बक्सर नामक स्थान वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बिहार का एक जिला है बक्सर। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था जिसे अंग्रेजों ने दोबारा गद्दी पर बैठाया था? तो दोस्तों मीर जाफर। ठीक है, तो याद रखेंगे बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन बन गया था? मीर जाफर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद अगस्त 1765 में कौन सा ऐतिहासिक संधि हुई थी? तो दोस्तों अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है,
और इस संधि में ये लोग दीवानी राइट्स मांग लेते हैं। अब इसको देखिए, इलाहाबाद की प्रथम जो संधि है 12 अगस्त 1765 को होती है। कब? 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और किस मुगल सम्राट के बीच में? तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय के बीच में। ठीक है। इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को किन 3 राज्यों को दीवानी अधिकार, ठीक है, मिल गया था? तो दोस्तों बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, दीवानी अधिकार मिलने के बाद अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कितने रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था? तो दोस्तों 26 लाख रुपए। ठीक है। तो दीवानी अधिकार मिलने के बाद अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को वार्षिक पेंशन कितना देना स्वीकार किया? 26 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद से देखिए, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब होती है? 16 अगस्त 1765 को क्लाइव और अवध के नवाब के बीच ये होती है। और उस समय कौन है नवाब अवध का? तो दोस्तों शुजाउद्दौला। ठीक है। अवध के नवाब पर युद्ध के हर जाने के रूप में अंग्रेजों ने कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया था? तो दोस्तों 50 लाख रुपए का। ठीक है। तो अवध के नवाब पर युद्ध के हर जाने के रूप में अंग्रेजों ने 50 लाख का जुर्माना लगाया था। ऐसा प्रश्न आपसे बना हुआ है। इलाहाबाद की संधि के तहत अवध के नवाब से कौन से 2 जिले छीनकर मुगल सम्राट को सौंप दिए गए थे? तो दोस्तों कड़ा और इलाहाबाद। ठीक है। तो ये मुगल सम्राट को सौंप दिए गए थे, बताइए। तो अवध के नवाब से छीनकर ये मुगल सम्राट को सौंपे गए थे, कड़ा और इलाहाबाद। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए आपसे। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में शासन की कौन सी विशेष प्रणाली लागू की थी? तो दोस्तों द्वैत शासन प्रणाली। ठीक है। तो यहाँ पे एक देखें तो मतलब नवाब भी बैठता था। ठीक है। और उसके देख रेख में एक डिप्टी गवर्नर भी बैठता था कि जो राज्य है, जो क्षेत्र है, ठीक है, या फिर जो प्रांत है, इसमें क्या चल क्या रहा है। ठीक है। तो इस तरह से द्वैत शासन प्रणाली शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है, बंगाल में लागू द्वैत शासन 1765 से 1772 का क्या तात्पर्य था? तो दोस्तों जो दीवानी वाला मैटर है ना, वो अंग्रेजों के पास, और जो निजामत यानी प्रशासन का जो मैटर था वो नवाब के पास। ठीक है। तो इनके पास पावर मिला नवाबों के पास, लेकिन एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे आता है काम। बंगाल के द्वैत शासन के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों राजा सिताब राय को। ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का जो डिप्टी दीवान बनाया था वो राजा सिताब राय को बनाया था। आपसे प्रश्न ये पूछा हुआ है। ठीक है। क्लाइव द्वारा बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों मोहम्मद रजा खान को। ठीक है। तो क्लाइव द्वारा बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा खान को। प्रश्न आपके एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है। फिर से देख लीजिए, उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था बंगाल का? तो दोस्तों मोहम्मद रजा खान को। और यहाँ पे बंगाल के द्वैत शासन के दौरान, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों राजा सिताब राय को। तो दोनों जगह आप देख पा रहे हैं, कहीं मोहम्मद रजा खान तो बंगाल में, सिताब राय तो दोस्तों कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है, बिहार में। राजा सिताब राय बिहार में, और उप दीवान मोहम्मद रजा खान ये कहाँ पे? बंगाल में। अगला प्रश्न आपसे बना है, बंगाल में लगे द्वैत शासन को 1772 में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने समाप्त कर दिया? उसका नाम है वारेन हेस्टिंग। क्या नाम है? वारेन हेस्टिंग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 239 में आपसे पूछा गया है, द्वैत शासन के कारण बंगाल में 1770 ईस्वी में पड़ा भीषण अकाल किस नाम से इतिहास में जाना जाता है? तो दोस्तों इसको छप्पनिया अकाल, किंतु वर्ष के अनुसार इसे बंगाल का महान अकाल कहते हैं। ठीक है। तो छप्पनिया अकाल का संबंध किससे है? द्वैत शासन प्रणाली से है। ठीक है। और इसका समापन कब हुआ था? तो दोस्तों 1772 में। किसके द्वारा? तो दोस्तों किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। अगला प्रश्न बना है आपसे, किस ब्रिटिश इतिहासकार ने
1765 से 1772 ईस्वी तक के बंगाल के काल को डाकुओं का राज्य कहा था? तो दोस्तों के.एम. पडिक्कर जी ने, ठीक है। तो 1765 से 1772 ईस्वी तक के बंगाल के काल को डाकुओं का राज्य कहा के.एम. पडिक्कर महोदय, ठीक है। पानी पीते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करेंगे 1857 की क्रांति से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू के ऊपर, तो ध्यान से टकटकी लगाकर एक नज़र में रिवाइज कीजिए। अब देखिए इसमें 241 नंबर का क्वेश्चन है आपसे, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड पॉम्पटन। कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाएगा। लॉर्ड पॉम्पटन का नाम याद रखिएगा। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी। 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के किस शहर को सैनिक विद्रोह की वास्तविक शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों किस शहर से एक्चुअली? तो ये है मेरठ, ठीक है। तो मेरठ से शुरू हुआ था सैनिक विद्रोह की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जनरल बख्त खान ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का सफल नेतृत्व बिहार के सिंह कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है कुंवर सिंह, ठीक है। उम्र कम नहीं थी लेकिन ये शेर से कम नहीं थे। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के झांसी में विद्रोह का दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? कैप्टन ह्यूज रोज। और इसने लिखा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एकमात्र मर्द, ठीक है। तो दोस्तों 247 नंबर के प्रश्न में यही पूछा गया है कि ह्यूज रोज ने किसे 1857 की क्रांति का एकमात्र मर्द और सर्वश्रेष्ठ सैनिक कहा था? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई यानी मणिकर्णिका को किसने कहा? ह्यूज रोज ने, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, लखनऊ अवध में 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व है किस बेगम ने किया था? दोस्तों बेगम हजरत महल ने, ठीक है। अगला प्रश्न, फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व करने वाले वह मौलवी कौन थे जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? तो दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्या नाम था? मौलवी अहमद उल्लाह शाह। नाम तो याद रखेंगे, याद रखना ही होगा। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति की कमान किसने संभाली थी? तो दोस्तों मौलवी लियाकत अली ने, ठीक है। कहाँ पे? इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 251 है आपसे, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सरकार ने किस शहर को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था? तो दोस्तों इलाहाबाद यानी प्रयागराज को, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सरकार ने किस शहर को? दोस्तों इलाहाबाद यानी प्रयागराज को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, पढ़िए इसको। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे का वास्तविक नाम? तो दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग था और बेचारे इनको भी अंग्रेज फांसी की सजा दे देते हैं। तात्या टोपे को उनकी किस मित्र के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी दे दी थी? तो दोस्तों मान सिंह के विश्वासघात के कारण, और ये मान सिंह भी क्या था? विश्वासघाती मित्र था। अगला प्रश्न देखें आपसे क्या है, किस प्रसिद्ध उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? तो दोस्तों मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, ठीक है। किसने? मिर्जा गालिब ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? इनका नाम है वीडी सावरकर महोदय, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 256 देखिए, ब्रिटिश इतिहासकार सर जॉन सीले ने 1857 के विद्रोह को किस रूप में परिभाषित किया था? तो दोस्तों पूर्णतः देशभक्ति रहित और साथी सैनिक विद्रोह कहा था। किसने? तो दोस्तों ब्रिटिश इतिहासकार सर जॉन सीले ने, ठीक है। अगला प्रश्न, सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन द्वारा लिखित 1857 की क्रांति पर आधारित आधिकारिक पुस्तक का नाम क्या था? तो दोस्तों
1857, ठीक है, क्या है 1857, यानी कि 1857 ही पुस्तक का नाम था, जो सरकारी इतिहासकार थे जिसका नाम एस.एन. सेन है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1857 के लेखक कौन है, तो एस.एन. सेन क्या थे, सरकारी इतिहासकार। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय प्रशासन को सुधारने के लिए कौन सा अधिनियम पास किया, तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसको क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोलते हैं। इस समय कौन है शासन में, तो कैनिंग है, ठीक है। 1858 के अधिनियमों के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तो दोस्तों वायसराय कर दिया गया था, ठीक है। भारत के प्रथम ब्रिटिश वायसराय बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था, तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग को। महारानी विक्टोरिया का प्रसिद्ध घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने कहां पढ़कर सुनाया था, तो दोस्तों ये इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। कहां पे, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में किसने, कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी जो विक्टोरिया थी उनको घोषणा पत्र सुनाया था पढ़कर, ठीक है। तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क 1 अप्रैल 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद सैन्य पुनर्गठन के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी, तो दोस्तों इसका नाम था पील कमीशन। क्या नाम था, पील कमीशन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, पील कमीशन की सिफारिशों के तहत सेना में यूरोपीय सैनिकों और भारतीय सैनिकों का अनुपात बंगाल में क्या तय किया गया था, तो दोस्तों बताएं। बात किया गया है बंगाल में, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है 1:2, यानी कि 1 यूरोपीय पर 2 भारतीय यहाँ पे सम्मिलित होंगे, ठीक है, पील कमीशन की सिफारिश पर। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर अंग्रेजों ने कहां निर्वासित कर दिया था जहां उनकी मृत्यु हुई, तो दोस्तों ये है रंगून, बर्मा म्यांमार में बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर वहां पे छोड़ा गया, अंग्रेजों ने निर्वासित किया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस प्रसिद्ध दीवान ने किया था, तो दोस्तों बताइए किस दीवान ने, तो इनका नाम है मनीराम दत्त, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रसिद्ध दीवान, ठीक है। तो असम में कौन थे, मनीराम दत्त जी थे, ठीक है। अब दोस्तों हम स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों चले अब हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को देख लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध अखबार शुरू किया गया था, तो दोस्तों उसका नाम था केसरी, जो मराठी भाषा में था, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध अखबार शुरू किया गया था, तो नाम है केसरी। किस भाषा में थी, तो दोस्तों मराठा भाषा में, यानी कि मराठी भाषा में। वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, कब, वर्ष 1913 में, तो दोस्तों इनका नाम है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना जी ने। किसने, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 268 देखिए क्या है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए लाया गया मौलिक मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था, तो दोस्तों ये 1909 ईस्वी में पारित हुआ था और यहीं से सांप्रदायिकता का जन्म होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं दोस्तों, मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता के जनक के रूप में। 1909 में, ठीक है, मौलिक मिंटो सुधार का मुख्य और सबसे विवादास्पद प्रावधान क्या था, तो दोस्तों मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, ठीक है। यहीं से सांप्रदायिकता का जन्म होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे प्रश्न है 1914 में घटित जो प्रसिद्ध कामगाटा मारू प्रसंग है, इसका संबंध किससे था, तो दोस्तों कनाडा की यात्रा पर निकला एक जापानी जलपोत से इसका संबंध था, ठीक है। 271 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में होम रूल लीग आंदोलन 1916 शुरू करने का श्रेय किन 2 नेताओं को जाता है, तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी को जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा किस
नारा तिलक ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो होम रूल लीग आंदोलन के दौरान इन्होंने ये नारा दिया था। ठीक है। वर्ष 1919 में किस दमनकारी कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 का। ठीक है। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। ठीक है। और दमनकारी कानून था, आपने कुछ कहा, अंग्रेज उठा के भर दिए। ठीक है। तो अगला प्रश्न है इसमें, रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के किन दो प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जलियांवाला बाग में जो जनसभा बुलाई गई थी? तो दोस्तों जलियांवाला बाग में जनसभा सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के बाद बुलाई गई थी। ठीक है। और 13 अप्रैल 1919 को इन दरिंदों ने हमारे बेगुनाहों को जान से मार दिया। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो आयोग का गठन हुआ था वो भी पूछा जाता है। तो दोस्तों हंटर कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है। और ये बहुत ही दुखदाई घटना हुई थी। तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत में 1919 में कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हुआ था? तो दोस्तों उसको हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है। जिसको महात्मा गांधी लीड करते हैं बाद में आगे चल के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रूप में। ठीक है। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नवंबर 1919 में किसे चुना गया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी को। ठीक है। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष के रूप में 1919 में चुना गया महात्मा गांधी जी को, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्रांतिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मार्ग पर काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष अंजाम दी गई थी? तो दोस्तों 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था, जिसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में हम जानते हैं। ठीक है। डकैती नहीं कहते। काकोरी कांड के तहत गोरखपुर जिले में किस महान क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को। ठीक है। अगला प्रश्न, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ये प्रसिद्ध पंक्तियां स्वतंत्रता संग्राम में किसने लोकप्रिय बनाया? तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। ठीक है। याद रखिएगा किसने प्रसिद्ध बनाया? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने। ठीक है। तो वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किसने की? दोस्तों चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 282 देखें। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने किस ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या की थी? तो दोस्तों उस ब्रिटिश पुलिस का नाम था जॉन सैंडर्स। ठीक है। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या की, नाम था जॉन सैंडर्स। अगला प्रश्न, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में बम किस तिथि को फेंका था? तो दोस्तों 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने डमी बम फेंका था। ठीक है। कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में। कब? 8 अप्रैल 1929 को। अगला प्रश्न देखें। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी और इस डेट को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें क्या है। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के किस पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं को गोली मारकर शहीद हुए थे? तो दोस्तों अल्फ्रेड पार्क, वर्तमान चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए योगदान दिया है। ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत बना? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों अगला प्रश्न है आपसे, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस नए संगठन की स्थापना की थी? दोस्तों उसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक है। 288 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपसे, ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त 1940 में कांग्रेस के सामने
रखा गया प्रस्ताव किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव 1940 को कहाँ पे रखा था? कांग्रेस के सामने, जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, वर्ष 1946 में भारत और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत आय कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस तिथि को पारित किया गया था? तो दोस्तों 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था, याद रखिएगा। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने किस तिथि को की थी? तो दोस्तों माउंटबेटन योजना की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को, ठीक है, घोषित की थी, याद रखिएगा, जिसको 3rd जून प्लान के नाम से जानते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? दोस्तों इनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। प्रश्न है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण है, वो सीमा निर्धारण करने वाली रेखा का नाम? तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है, और वर्तमान भारत और बांग्लादेश के बीच में भी अगर हम कहेंगे तो वही रेखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन से संबंधित कवर करने वाले हैं, और यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयासों से 1885 में की गई थी? तो दोस्तों एओ ह्यूम के प्रयास से ये इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। कब? 1885 में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो 1885 में बंबई में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मतलब किसकी अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी के। और ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब बंबई में कांग्रेस की अध्यक्षता ये व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे, तो उस टाइम पे कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो दोस्तों उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें आपसे क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन था? दोस्तों लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 कलकत्ता की अध्यक्षता करने वाले ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन थे? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगला प्रश्न देखें क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में जब मद्रास का अधिवेशन हो रहा था, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 302 देखिए क्या पूछा गया आपसे। कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 1888 में इलाहाबाद का जब अधिवेशन हो रहा था, उस समय जॉर्ज यूले जी ने प्रथम अंग्रेज के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब? 1888 में इलाहाबाद में। ठीक है, प्रथम भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों 1896 के अधिवेशन में। ठीक है, और ये कलकत्ता का अधिवेशन था 1896 का, और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी जी। ठीक है, तो रहीमतुल्लाह सयानी जी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम गाया गया था। कब? 1896 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 304 देखिए क्या है। कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था? तो दोस्तों 10वें कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 305 क्या है।
वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था? तो दोस्तों डॉक्टर रास बिहारी घोष थे, ठीक है, उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 306 देखिए क्या है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, याद रखिएगा। पंडित विशन नारायण धर उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 307 क्या है। कांग्रेस के किस प्रसिद्ध अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल का पुनः एकीकरण हुआ था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की समझौता से, यहाँ पे मुस्लिम लीग की समझौता भी हुई थी, तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इस समय अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार जी थे, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो दोस्तों 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट जी को, ठीक है। तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू जी हो जाती हैं। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में केवल एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? 1924 में। तो दोस्तों बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी जिन्हें 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता मिली थी? तो दोस्तों ये प्रथम भारतीय महिला हैं, तो सरोजनी नायडू 1925 का कानपुर का जो अधिवेशन था इन्होंने लीड किया था, ठीक है। उसके बाद वर्ष 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ये तो बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 312 है आपसे, कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन का आयोजन किसी गांव में यानी कि 1937 में महाराष्ट्र में किया गया था? तो दोस्तों फैजपुर अधिवेशन जो था वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या है दोस्तों, ये किसी गांव में हुआ अध्यक्षता थी या फिर अधिवेशन था। 1937 में महाराष्ट्र का एक गांव था जिसका नाम है फैजपुर, ठीक है। तो ये अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। 1938 के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे 1938 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 314 आपसे है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में के किस अधिवेशन में गांधी जी की पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्षता जीती थी? तो दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखेंगे पट्टाभी सीतारमैया को हराया था सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। कब? 1939 में। कौन से अधिवेशन में? तो दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है। तो भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लगातार 6 वर्षों तक 1940 से 45 कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो ये लगातार 6 वर्षों तक 1940 से 1945 के बीच में क्या थे? ये सबसे युवा अध्यक्ष क्या नाम था इनका? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित 55वें कांग्रेस अधिवेशन 1948 के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया थे। तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया 1948 के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और ये स्वतंत्रता के बाद में जब जयपुर में ये 55वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे? जयपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अंतरिम अधिवेशन में भाग लिया था? तो दोस्तों अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन की बात हो रही है दोस्तों? तो ये अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में, ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में था। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ठीक है, यानी धन निष्कासन का सिद्धांत है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों आपसे, वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिसमें मूल अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया था? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो याद रखेंगे वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस के इतिहास में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितनी महिलाओं ने वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों 3 महिलाओं ने।
एनी बेसेंट ने कब किया था? 1917 में, सरोजिनी नायडू ने 1925 में और नलिनी सेनगुप्ता ने 1933 में। ठीक है, तो 3 महिलाओं ने मासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये बात आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एक महिला जो भारतीय नहीं थी, एनी बेसेंट 1917 में, सरोजिनी नायडू 1925 में और नलिनी सेनगुप्ता 1933 में। ये सारी जानकारी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपसे, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर उसका मजाक उड़ाया था? तो दोस्तों डफरिन ने सर्वप्रथम मजाक उड़ाया था, बाद में इसके गले पड़ गया था ये संस्था। अगला प्रश्न क्या है, किस भारतीय नेता ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा था? तो दोस्तों अश्विनी कुमार दत्त जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के संदर्भ में क्या कहा था? तो दोस्तों कांग्रेस के लोगों पदों के भूखे हैं। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की बात थी, इन्होंने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक है, ये बात बंकिम चंद्र चटर्जी जी की है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने ये सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे।